हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत में मैं आपको स्वर संधियां बता रही थी और स्वर संधियों के अंतर्गत स्वर संधियों के प्रकार चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको 5 प्रकार की स्वर संधियां बता दी थी। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी एड़ स्वर संधि और 5वीं थी अयादि स्वर संधि। आज हम इसके आगे के जो 3 प्रकार बचे हुए हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, इनको भी देख लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इन स्वर संधियों के सारे सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे ही आपकी स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो जाएं, वैसे ही एक पेपर पर इन सभी संधियों के सूत्रों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। उसके बाद आप इनको बार बार बिना देखकर लिखिएगा, जिससे क्या है कि आपको जो हलंत और विसर्ग संबंधी जो अशुद्धियाँ आ रही होंगी वो आप वहाँ पर दूर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन सी संधि से? पूर्व रूप संधि से। चलो, पूर्व रूप संधि क्या कहती है? तो पूर्व रूप संधि का पहले तो सूत्र याद करिएगा। सूत्र इसका होता है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति सूत्र ये कहता है कि एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि आ जाता है तो इस आ के स्थान पर आ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि आ जो है वो अपने अवग्रह में, आ की जगह अवग्रह आ जाएगा। जो आपने प्लुत स्वर में देखा होगा, एस का साइन बनाते हैं वो वाला। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो आपको अगर माहेश्वर सूत्र याद हो तो पहला माहेश्वर सूत्र था आ, ई, उ, उड़ा। दूसरा था रीरी, री, लुड़ी, का। और तीसरा था ए, ओ, अंग। ठीक है, ए ओ अंग। तो यहाँ पर देखो ए और औ, यही तो 2 वर्ण मिले, ए और ओ। तो ये बस ए और ओ के बाद पूर्व रूप संधि ने बोला है कि ए और ओ के बाद, ए और ओ के बाद यदि आपको आ मिला, कौन सा? हिरस्व वाला आ मिला, दीर्घ नहीं, केवल हिरस्व आ मिलेगा, तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अवग्रह आ में। क्लियर है? अब इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। इस चीज़ को बस इतने को ज़रूर याद रखिएगा, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तुरंत आप पहचान लेंगे कि पूर्व रूप संधि है। और अयादि संधि से अगर कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो तो याद रखना, अयादि संधि में क्या था? एचो अयवा यावा। वहाँ पर एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर अगर आता है तो वहाँ पर होती थी अयादि संधि। यहाँ पर हम बताते हैं आपको पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि में क्या बोला गया है कि ए और ओ के बाद आ आएगा तो ये आ बदल जाएगा अवग्रह में। तो यहाँ पर आप उदाहरण देखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, के प्लस अपे। के प्लस अपे, के प्लस अपे आप देखें तो के का अंतिम वर्ण क्या है? ए ही तो है। और अपे का अप का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यही तो मिलते हैं संधि जब होती है। तो ए के बाद क्या आ गया? आ गया। तो ये आ बदल जाएगा अवग्रह आ में। तो संधि यहाँ पर क्या बनेगी? पीछे क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो अपी का अपी ही रहना, यहाँ पर का आधा हो गया। अब आपको पता है कि सिर्फ ये आ ही तो बदला है, बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी ही लिखनी है। तो यहाँ पर संधि बन जाएगी के अपी। क्या बन जाएगी? के अपी। इसको मैं एक और एग्जाम्पल अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि आपको दिया जाए शिवो प्लस अहम, तो देखिएगा शिवो का जो प्रथम पद है शिवो, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ओ है। और अहम का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो ओ के बाद आ आया है तो सिर्फ क्या चेंज होगा? ये आ ही तो बदलेगा। तो कितना आसान है लिखना, लिख दो। शिवो का शिवो ही रहना है, आ की जगह ये बना देना है एस का साइन और हम, तो शिवो हम। जैसे ही आप किसी संधि में ये देखोगे वहीं से इसको तोड़ देना तुरंत, शिवो प्लस अहम। ठीक है, के प्लस अपी, यहीं से जैसे ही आपको ये एस वाला साइन दिखे वहीं से इसको तोड़ देना। और जैसे ही 2 आपको शब्द निकल के आए, उनका पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, समझ में आ रहे हो कि हाँ ये सही है, तो आप तुरंत वहाँ लगा सकते कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके एग्जाम्पल करते हैं। आइएगा पहले पर शिवो प्लस अहम, तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या हो गया? शिवो अहम। ठीक है, बस
ये वाला बना देना है। ऐसे को प्लस अपी, ओ की मात्रा है, यहाँ पर आया हुआ है तो क्या बन जाएगा को, और जो आ था वो किस में, इस वाले साइन में कन्वर्ट कर देना, बाकी पीछे वाला सेम टू सेम लिख देना। ऐसे शिवे प्लस अत्र, शिवे प्लस अत्र, ए के बाद क्या आया है, आ आया हुआ है तो बन जाएगा शिवे, शिवे का शिवे ही रहेगा, और जो आ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले साइन में, और पीछे लग जाएगा त्रा, जो था वही लगेगा, बन जाएगा शिवे अत्र। ठीक है, ऐसे हरे अव, हरे अव को भी बना दीजिएगा, हरे का हरे रहेगा, आ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अवग्रह आम में, और पीछे जो है वो लग जाएगा तो हरे वो बन जाएगा। बस जब आप इनको बोलेंगे तो ये देर तक साउंड करेंगे, जैसे ओम बोलते हैं ना तो दीर्घ हमें खींचना पड़ता है, उस प्रकार से ही ये रहेंगे। नोट करने हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, शिवोहम, कोअपि, शिवेत्र और हरेव। संधि विच्छेद कीजिए, बहुत आसान है संधि विच्छेद करना, जहाँ पर दिख रहा है यहीं से तोड़ना है, तो बस आगे वाला तो सीधे सीधे आ जाएगा। विष्णुव का क्या होगा, विष्णु प्लस अव। नेक्स्ट है गते अप, यहीं से तोड़ो तो बन जाएगा गते प्लस अपि। नेक्स्ट शिवो अम, तो इसको देखो शिवो प्लस अहम। अगला है आपका को अपि, यहीं से तोड़ देना है, को प्लस अपि। शिवे अत्र, तो शिवे प्लस अत्र। और जो मैंने यहाँ किए हैं इन्हीं से बार बार ये पूछ लेते हैं। हरे अव, तो हरे प्लस अव। बालको अपि, तो बालको प्लस अपि। आ गया सभी को समझ में, है ना आसान संधि। ये तीनों संधियाँ बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, एक चीज़ और कि जब पूर्व रूप संधि होगी तब आपको ये जो है ना अवग्रह आ देखने को मिलेगा, ये ट्रिक है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं पर रूप संधि पर, क्योंकि पूर्व रूप और पर रूप में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जो अवग्रह आ आता है वो किस में आता है, पूर्व रूप संधि में आता है। क्लियर है, किस में आता है, पूर्व रूप संधि में आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पर रूप संधि पर। पर रूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। क्या होता है, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम जो शब्द है वो ये संधि है जो वो ये बोलती है, सूत्र का अर्थ निकलता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आने पर आ का पर रूप हो जाता है। पर का मतलब बाद में, आ जो है वो अपने बाद वाले वर्ण के जैसा ही हो जाएगा। इस सूत्र को मैं समझाती हूँ तब समझ में आएगा। अकारांत उपसर्ग, अगर कोई, जब आपका जो आपको पता है जब संधियाँ होती तो दो पद मिलते हैं, दो पद जो होते हैं, इन दो पदों में इनके पहले का अंतिम और दूसरे का प्रारंभिक जो वर्ण होता है वो आपस में मिलते हैं, तब संधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जब ये संधि होगी तो आपको ये संधि बोल रही है, एंगी पर रूपम जो सूत्र है वो ये बोल रहा है कि जब प्रथम पद जो है वो क्या हो, अकारांत उपसर्ग लगा हो, उसमें क्या लगा हो, अकारांत उपसर्ग लगा हुआ हो। यानी कि आप देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देती हूँ, प्र, तो आप ये एक उपसर्ग है, प्रा एक उपसर्ग है ना, और कौन सा है, कौन सा रांत होगा, तो अकारांत हो, क्योंकि अंत में आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला कुप, कुप, ऊपर जाके लिखती हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रा कैसा है, एक उपसर्ग है, कुप क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो उपसर्ग हैं, ऐसे उप एक उपसर्ग है। ये उपसर्ग कौन से हैं, इनके अंत में स्वर क्या है, आ स्वर है, तो ये क्या हो गए, अकारांत उपसर्ग हो गए। ठीक है, ये पर रूप संधि कहती है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में, ठीक है, अकारांत उपसर्ग के बाद में यदि कोई ऐसी धातु आ रही है, ऐसी कोई धातु आ रही है जिसमें जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, ए और ओ होगा, तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि होगी। और इस संधि में क्या होगा, जो आ है वो अपने उसी वाले धातु में जो पहला वर्ण है उसके जैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। आ के बाद यदि ए आया तो आ ए के जैसा बन जाएगा, आ के बाद यदि ओ आ गया तो वो कैसे बन जाएगा, ओ के जैसा बन जाएगा। समझिएगा इसको। पर रूप संधि, पर रूप संधि ने ये बोला है, जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा दो पद हैं, ठीक है,
प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलते हैं तभी क्या होती है, संधि होती है। बाकी पूरा पद वैसा का वैसा ही रहता है। तो पररूप संधि में ये कहा है कि जो प्रथम पद है वो क्या हो, अकारांत उपसर्ग हो, अकारांत उपसर्ग हो। और इसके बाद कोई ऐसी धातु आए जिसका प्रथम वर्ण या तो ए हो या फिर ओ हो। तो ये जो अकारांत उपसर्ग है इसका जो आ होगा वो क्या हो जाएगा, इन पर रूपों के जैसे ही होगा। पर रूप का मतलब बाद आने वाले वर्णों के जैसे ही होगा। अगर ए आ रहा होगा तो आ और ए मिलकर के आ जो है वो इसी ए में समा करके ए ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आ के बाद ओ आया है तो आ क्या किस में समा जाएगा, ओ में समा करके ओ के जैसा ही दिखेगा, यानी कि ओ रहेगा। अब अकारांत उपसर्ग क्या है, तो अकारांत उपसर्ग का मतलब है ऐसे उपसर्ग जो जिनका अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो, आ हो। जैसे कि उप उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। ऐसे ही मैंने आपको बोला था अभी प्रा उपसर्ग, प्रा का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। ऐसे कुप उपसर्ग, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है। तो ये अकारांत उपसर्ग हो गई। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपका लिया प्रा प्लस एजते, देखो प्रा एक उपसर्ग है और इस संधि को आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। अगर ये ऐसे लिख कर के आए पूछे कौन सी संधि है, उपसर्ग देख करके तुरंत पहचान जाओगे कि कौन सी है, पररूप संधि है। प्रा है, प्रा के बाद क्या आ रहा है, प्रा में आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। प्रा का जो है आपका वो प्रथम वर्ण क्या है, प्रा को अगर आप विच्छेद करें तो क्या रहेगा, पा प्लस रा प्लस आ, यही तो बनेगा। हमें किसी से भी मतलब इनमें इनसे तो मतलब ही नहीं, केवल आ से मतलब है, केवल आ ही तो यहाँ संधि करेगा। समझ में आ रहा है ये नहीं चीज़ें। और यहाँ पर कौन संधि करेगा, यहाँ पर करेगा ए, तो ये दोनों ही मिलेंगे, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। तो देखो क्या बनेगा, बहुत ही आसान है इसको समझना। प्रा का प्रा ही रहेगा, बस आपको यहाँ जो आ दिख रहा था वो आ इसमें समा गया, यानी कि आ खत्म होके बस ए की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी ए की मात्रा और जते, तो बन जाएगा प्रेत जते, ठीक है। ऐसे एक और यहाँ पर देखिएगा, कुप प्लस ओषित, सॉरी ओसती, सेम वही करना है। यहाँ पर जो आ दिख रहा है वो आ किस में समाएगा, इस ओ में समा जाएगा, ओ के जैसा दिखेगा। तो क्या बन जाएगी संधि होने के बाद, कुपोसती होगी। आ खत्म, आ की जगह ओ की मात्रा लग गई। ये तीनों संधियाँ बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इन संधियों में। क्लियर हुआ। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। यहाँ से प्रा प्लस एजते, आ ए में मिल के प्रेजते बन गया। उप प्लस ओसित, उसका ओ किस में मिला, सॉरी आ किस में मिला, ओ में, और ओ ही रह गया, आ तो खत्म हो गया, बन गया उपोषित। यानी कि इस संधि में जो आ होता है वो अपने आगे जो भी वर्ण आ रहा होगा उसके जैसे ही दिखने लगेगा, ठीक है। अब जैसे प्रा प्लस ओसती का बनाना है तो क्या बनेगा, फटाफट से बताओ। प्रा का प्रा में जो आ था वो ओ में मिल जाएगा, तो इसकी मात्रा आ जाएगी और बन जाएगा प्रोसती, ठीक है। ऐसे ही कुप प्लस ओसती तो क्या बन जाएगा, कुपोसती। नेक्स्ट है प्रा प्लस एल्यति, तो प्रा पे किसकी, ए की मात्रा लगा के लिख दो, प्रेल्यति। प्रा प्लस एज्जते, प्रेज्जते। है ना आसान, बहुत ही आसान संधियां ये तीनों, नोट कर सकते हैं यहाँ से। प्रोसति, कुपोषित, प्रेल्यति और प्रेज्यति। संधि विच्छेद भी ऐसे ही करना है। उपोषति, ओ की मात्रा है ना, तो आप देखोगे उप प्रत्यय सॉरी उप उपसर्ग यहाँ पर मिल रहा है, सीधे सीधे तोड़ देना यहीं से, उप प्लस ओसति, उप प्लस ओसति। इसमें आपको उपसर्ग देखने को जरूर मिलेगा। प्रेल्यति तो प्रा प्लस एल्यति, प्रेज्यते प्रा प्लस एजते। जो मात्रा है वही ए लगना है। बहुत कंफ्यूजन होता है, मात्रा ये होती है, कभी कभी हम लोग ये वाला ए लिख देते, नहीं, इस आई की मात्रा तो दो वाली होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये मात्रा किसकी है, इस वाले ए की है। क्लियर है, तो ये चीज़ बस स्पष्ट रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रकृति भाव संधि पर। प्रकृति भाव संधि क्या कहती है, प्रकृति भाव संधि कहती है, इसका सूत्र देखिएगा पहले तो, प्लितु
प्रज्ञा अचि नित्यम। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि द्विवचनांत शब्द के अंत में, द्विवचनांत शब्द का मतलब क्या है, आपको शब्द रूप अगर याद हो तो शब्द रूप जैसे राम के शब्द लिखोगे आप शब्द रूप, तो रामः रामौ रामः, यही तो होता है राम का प्रथमा विभक्ति में रूप, यही होता है कि नहीं होता है। और जिसमें आपका एक वचन ये वाला है, द्विवचन ये वाला है, तो द्विवचन वाला ही लेना है हमको, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये प्रकृति भाव संधि कहती है कि यदि द्विवचनांत शब्द के अंत में ई, ऊ और ए अगर आता है और बाद में कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो ई, ऊ और ए ज्यों के त्यों ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई भी संधि नहीं होती, ये कहती है प्रकृति भाव संधि। अब यहाँ पर आप देखें हरि के रूप, तो हरि, हरि, हर्या। हरि के यदि आपको शब्द रूप याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यदि आपके पास कोई बुक हो तो आप वो बुक खोल करके देख लीजिएगा। हरि शब्द के, हरि जो शब्द है इसके प्रथमा विभक्ति का मैं रूप लिख रही हूँ, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का तीनों वचनों का मैं रूप लिख रही हूँ। तो इसका रूप होता है हरि, हरि, हर्या, ठीक है। अब प्रकृति भाव संधि को समझिएगा वापस से। प्रकृति भाव संधि ये कहती है कि द्विवचन शब्द होना चाहिए, द्विवचनांत शब्द। द्विवचन शब्द कौन सा है यहाँ पर, हरि। द्विवचन का जो शब्द है उस शब्द के अंत में क्या हो, अंत में बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो और ए हो। अगर ये सब आ रहे हैं तभी होगी, नहीं आ रहे से राम में क्या आ रहा था, रामा रामऊ। राम का जो अगर मैंने अभी आपको रूप लिख के दिया था वो क्या दिया था, रामा रामऊ रामः। तो यहाँ पर तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ना ई है, ना ऊ है, ना ए है, आओ है यहाँ पर, तो यहाँ तो ये लगना ही नहीं है। क्लियर है। तो जब द्विवचनांत शब्द के अंत में ई, ऊ और ए आएंगे और इनके बाद फिर कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पर इनकी जब संधि हो और कोई भी स्वर आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ये इनसे जुड़ते हैं, कुछ भी नहीं होगा, जैसा का तैसा बस मिला के लिख देना है। अब तो मैंने आपको ई वाला एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे में एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ गुरु का। यहाँ पर मैं गुरु के रूप भी लिख रही हूँ, प्रथमा के गुरु के रूप देखिएगा और द्विवचन का खासकर ध्यान देना। गुरु का रूप भी सेम ऐसे ही होता है, गुरु, गुरु, गुरुवाह। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गुरु, गुरु। ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा घुंडी के साथ में लगती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और नेक्स्ट होगा गुरवाह। तो आप द्विवचन का देखिए, द्विवचन के अंत में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हरि में बड़ी ई दिख रही है और गुरु में बड़ा ऊ दिख रहा है। तो समझ गए। जब आपके प्रथम पद में, प्रथम पद के अंत में जो प्रथम पद का जो, पहले तो प्रथम पद देखो द्विवचन का है या नहीं है, तो ये सब द्विवचन के ही शब्द लिखे हुए हैं। साधु का रूप जब आप पढ़ेंगे तो साधु का द्विवचन का है साधु, गंगे मुनि, मुनि मुनि मुन्या, हरि हरि हर्या, तो ये द्विवचन का ही है। ऐसे यति, तो इन सब में आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहे हैं, ई दिख रहा है, कहीं पर बड़ी ई, कहीं पर बड़ा ऊ दिख रहा है। इसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो कोई संधि नहीं होनी है, जैसा का तैसा मिला करके लिख दो यहाँ पर साधु और एतव, ऐसे गंगे अमु, कुछ होना ही नहीं है, बस मिला करके लिख देना है, मुनि प्लस इमु, यति प्लस एतव, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर जैसा हरि था वैसे मुनि है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई संधि नहीं होगी। समझ में आ गया। प्रकृति भाव संधि बहुत ही अच्छी संधि है, बट आपको बस समझ में आनी चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, साधु प्लस एतो, गंगे प्लस अमु, मुनि प्लस इमो और यति प्लस एतव। संधि विच्छेद करना तो मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ टफ पड़ेगा, बस तोड़ तोड़ के लिख देना, बीच में प्लस का निशान लगाना, कवि प्लस इच्छता। कवि के रूप अगर याद हो तो प्रथमा का रूप ऐसे ही चलता है, कवि, कवि, कव्या। कवि क्या है, द्विवचन का है और अंत में ई भी आ रहा है, तो फिर यहाँ प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। ठीक है, अमी प्लस ईशा तो बन जाएगा अमी प्लस ईशा। मुनि प्लस इमो, मुनि प्लस इमो।
अच्छा, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो क्या करना है, एक बार पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृतिभाग संधियों के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको कम से कम 2 से 3 बार देखो, क्योंकि इनके एग्जाम्पल ज़्यादा है ही नहीं, आपको इन्हीं एग्जाम्पल से समझ में ये आ जाएंगे। और अगर एग्जाम्पल ये मिलते तो आंख मूंद के लगा देना, यहाँ पर ये संधि है, ठीक है। एग्जाम्पल से, खासकर संधि विच्छेद और संधि जो हो रही है उन एग्जाम्पल से जरूर इनको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। कवि प्लस इच्छता, अमी प्लस ईशा, मुनि प्लस ईमो। इसके बाद आइएगा, संधि करनी है, अब तो समझ में आ गया होगा। संधि करनी है तो फटाफट से कर दो। प्रा प्लस एज्जते क्या बन जाएगा, प्रेज्जते। गंगे प्लस अमु तो गंगे अमु, को संधि होगी नहीं क्योंकि प्रकृति भाव संधि यहाँ पर। उप प्लस ओषिति, उपोषति। ऐसे विच्छेद करना है तो विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, को प्लस अपि। प्रा प्लस एल्यति और साधु प्लस एतौ। क्लियर है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब स्वर संधियों के जो प्रकार दिए गए हैं इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, साथ साथ मतलब एक एक्सरसाइज करा दें 8 संधियों से, ठीक है। 8 प्रकार हो गए थे कुल, तो इन 8 से जुड़े हुए मैं बीच बीच में क्वेश्चन करा दूं आपको, और ये सब मैं कराऊंगी व्यंजन संधि होने के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।